तो चलिए शुरू करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, टू ऑल माय चैंपियंस, वेलकम बैक। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द टॉपर चॉइस। आप सभी को मालूम है कि हम द टॉपर चॉइस चैनल पे सीबीएसई बच्चों के लिए मैथ और फिजिक्स कंप्लीट करवाते हैं। जो भी रिक्वेस्ट है बच्चों का, कुछ 8 क्लास के बच्चों का, कुछ 9 के बच्चों का, मैथ्स अपडेट जल्दी ही होगा, है ना। हमारे पास आधे लोग हैं नहीं, खुद करना पड़ता है सभी कुछ को। तो आई थिंक क्लास 10th आज आपका लास्ट टॉपिक होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट बारे में पढ़ा था, सारी चीज पढ़ा था। तो आज हम सीरीज और पैरेलल पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। आई थिंक सीरीज और पैरेलल हो रखा है राइट पिछले क्लास में। तो आज तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? पावर और एनर्जी। याद है कौन सी? पावर और एनर्जी। क्लास 9th में पढ़ रखा आप लोग ने क्लास 9th में भी वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था। तो वो मैकेनिकल वर्क थोड़ा पढ़े थे हम लोग, कुछ और यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़ेंगे, मतलब चार्ज के वर्क पढ़ेंगे, चार्ज कैसे काम करता है, चार्ज का एनर्जी कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए उसी जोश उसी अंदाज में कहानी को अपना आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क पावर और एनर्जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्क पावर, ऐसे लिखिए या फिर एक लिखो पावर एंड एनर्जी, है ना। पावर पढ़ेंगे एंड एनर्जी पढ़ेंगे, हमें यही पढ़ना है, पावर एनर्जी। पावर और एनर्जी, पावर कहते हैं किसको, इस बात को समझिए। पहले पावर पढ़ लेते, उसके बाद एनर्जी पढ़ेंगे। फर्स्ट we will complete the power, then after that we will come to the point energy. So what does the term power implies? What does it means? पावर कहते हैं किसको? आपके पास पावर है, हाँ सर पावर है। कह रहे हैं किसको पावर? बोल रहे तुम्हारे पास ज्यादा, तुमसे ज्यादा पावर है, किसी में पावर है। पावर कहते हैं किसको? कहते नहीं ज्यादा मोटर, इस गाड़ी का पावर ज्यादा है, इस इंजन का पावर ज्यादा है, इस मोटर की पावर ज्यादा है। पावर कहते हैं किसको भाई? उस समझ में आता सभी को। लेकिन जब अगर डेफिनेशन की बात करें, है ना, तो किसे कहेंगे? तो कहेंगे, ध्यान सुनिएगा, काम करने की रफ्तार को। किसको? काम करने की रफ्तार को। आप एक सेकंड में जितना काम करते हैं, उसी एक सेकंड काम को पावर कहा जाता है। काम मतलब एनर्जी, आप वही समझिए, जितना आप काम करते हैं उतना ही एनर्जी का खपत होता है। तो हम कह सकते हैं, है ना, पावर कैसे कहते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर सेकेंड। या फिर आप ये कर सकते हो, अच्छा आप जिस रफ्तार से काम करोगे उसी रफ्तार से एनर्जी खपत होगा, क्योंकि याद है वर्क डन इज इक्वल टू चेन एनर्जी, और वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, दोनों का एसआई यूनिट भी सेम है, दोनों की वैल्यू भी सेम आती है। क्योंकि आप कितना काम करोगे जितनी आपके पास एनर्जी होगी, ठीक उसी प्रकार से कितना एनर्जी खपत होगा जितना आप काम करोगे। तो ये भी कर सकते हैं द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ कंजप्शन of energy is known as power. जिस रफ्तार से एनर्जी खपत हो रही है, जिस रफ्तार से आप काम कर रहे हैं, उसी रफ्तार को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और बस में मतलब और कर सकते हो, क्या कर सकते हो? एनर्जी कंज्यूम्ड in 1 second is known as its power. एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये बल्ब है, क्या है ये बल्ब है, और ये बल्ब एग्जाम्पल के तौर मान ले लेट इट कंज्यूम 100 जूल एनर्जी in 2 seconds.
तो इसके अनुसार से सॉल्यूशन निकलेंगे। तो बताओ इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना 50 जूल। तो इसका पावर जो हो जाएगा वो 50 जूल पर सेकेंड होगा। कहने का मतलब हमारा ही है कि आप 1 सेकेंड में जितना एनर्जी को खपत करते हो उसी एनर्जी को अपन पावर कहते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, पावर बताओ। तो सर पावर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, बताओ, वर्क डन बाई टाइम। कोई दिक्कत, वर्क डन बाई टाइम, और इसको कहीं एनर्जी अपॉन टाइम में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी बाई टाइम भी लिख सकते हैं। पावर को पी बोलो और डब्ल्यू को डब्ल्यू बाई टी, कोई दिक्कत नहीं। तो सर हम पावर किसका निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पावर पड़ रहे हैं। काम कौन करेगा इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज करता है। तो चार्ज कैसे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द चार्ज, हाउ अ चार्ज वर्क और डू वर्क इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी चार्ज, चार्ज मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स, इट मे बी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। तो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डू वर्क इन इलेक्ट्रिक सर्किट, हम उसको देखने जा रहे हैं। क्योंकि वो काम करेगा तो हम उसी का पावर निकालने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक बल्ब काम कर रहे हैं, इसमें चार्ज एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो भैया इसकी पावर निकालेंगे। तो हम अगर पावर निकालना चाहते हैं कि और चार्ज के रूप में कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि देखिए याद होगा अगर, तो कहा गया था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू। एक कूलम के रिस्पेक्ट में जितना काम करते हैं किसी पॉइंट तक लाने में, उसी पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। जैसे अगर आप एक कूलम चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में 50 जूल का काम किए, मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट था, हमने समझाया था। यहां से हम काम निकाल सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो P बराबर V इंटू क्यू बाई टी लिख सकते हैं। अच्छा बताओ तो Q बाई टी को क्या लिख सकते हैं, I, याद है I बराबर Q बाई टी, समझना चाहिए। तो इस प्रकार से P इज इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू आई। इसको हम याद रख लेंगे VIP से। किससे याद रख लेंगे, नोट कर लिख लेंगे VIP। तो पावर का जो ऐसा यूनिट होगा, पावर का ऐसा यूनिट बताओ तो, पावर का जो ऐसा यूनिट होगा क्या होना चाहिए बताओ तो। पावर का ऐसा यूनिट, पहली बात तो वर्क अपॉन टाइम की, तो वर्क का जो ऐसा यूनिट होगा और बाई टाइम का जो ऐसा यूनिट वो होगा, और वर्क का ऐसा यूनिट जूल और टाइम का सेकंड। तो पावर का जो ऐसा यूनिट होगा जूल पर सेकंड, और इसी को हम वाट कहते हैं। क्या कहेंगे, वाट कहेंगे। दूसरा, या फिर हम ये कह सकते हैं, और पावर का जो ऐसा यूनिट होगा वो वोल्ट का ऐसा यूनिट गुने करंट का ऐसा यूनिट होगा। तो वोल्ट का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ, वोल्टेज, पोटेंशियल का वोल्ट, और आई का एम्पियर, मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर भी क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट होगा, दो को। तो पावर का ऐसा यूनिट पहले हम समझ गए। आपको पावर आपको समय में आना चाहिए कि सर हम जिस रफ्तार से काम करते हैं ना उसी रफ्तार को हम पावर करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं सर कि आप 1 सेकंड में जितना काम करते हो या फिर 1 सेकंड में जितना एनर्जी का खपत करते हो वही आपका पावर कहलाता है। इफ आई टॉक अबाउट अ फैन, हमारे ऊपर एक फैन लगा हुआ है, मान लीजिए कि ये पंखा जो है फैन है, ये 1 सेकंड में 50 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये फैन का जो पावर है वो 50 जूल पर सेकंड है, 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी आ रही, बस समझ में। तो पावर का जो हो गया वर्क डन बाय टाइम, इसी को एनर्जी अपॉन टाइम कर सकते हैं। तो वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन कैसे निकालेंगे, चार्ज का वर्क डन, पावर निकाल रहे हैं चार्ज का, तो यहां से निकाल दिए, क्योंकि पोटेंशियल का हमारे पास जो फॉर्मूला है वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, अपन रख दिए। तो वर्क डन जगह V इंटू क्यू रखा और टी को रखा यहाँ पे, तो Q बाई टी को आई बोल सकते हैं। करंट किसको कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पावर का यहाँ जो फॉर्मूला हो गया V इंटू आई, इसको हम याद रखने के लिए VIP याद रखेंगे। क्या रखेंगे, VIP। अब इफ वी विल टॉक अबाउट द एसआई यूनिट, तो द एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज इक्वल टू द
ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज जूल पर सेकेंड, एंड द जूल पर सेकेंड नथिंग बट व्हाट, वाट। क्या कहते हैं उसको, आ रही बात समझ में, इज इट क्लियर? तो पावर का जो ऐसा यूनिट हो गया, दूसरा क्या हो गया, एक तो वाट हो गया, इसको और क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं वोल्ट इनटू एम्पियर, दिस इज आल्सो अ यूनिट ऑफ व्हाट, द पावर। आ रही बात समझ में, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो एग्जाम्पल अगर ले लें, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे, इसको मिटा दो, थोड़ा इसको ही मिटा दो। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी का जो पावर लिखा हुआ 40 वाट, इसका मतलब क्या समझना है हमें, इसका मतलब समझना है कि 40 वाट का मतलब द डिवाइस whose power is 40 watt, it implies that that device will consume 40 joule energy in 1 second। यदि किसी डिवाइस पे कोई रेटिंग किया हुआ है 40 वाट या 50 वाट, जो कुछ भी रेटिंग किया गया है, उसका यह मतलब है कि वो बल्ब, वो डिवाइस 1 सेकंड में 40 वाट का एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब इट कंज्यूम 40 जूल इन 1 सेकेंड। को दिक्कत आ रही बात समझ में, करिए आ रही है बात समझ, तो सबको समझ में आना चाहिए। तो पावर का जो फॉर्मूला है V इंटू आई। क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन मान लेते हैं दो तरह से, एक सीरीज में रखूंगा, एक पैरेलल में रखूंगा। मान लीजिए कि एक डिवाइस है, देखो ये कि 2, ये मान लो कि 4 एम्पियर है और ये 6 एम्पियर है और ये 100 वोल्ट दे रखा हूं। हमारे पास दो डिवाइस है, two devices of 4 ohm and 6 ohm are connected in series along with a battery of 100 volt। What we have to find? We have to find the power of each one resistors or each one device। चलिए सॉल्व करते हैं, हमें हर एक का पावर निकालना है। क्वेश्चन क्या रहेगा, कैलकुलेट पावर ऑफ 4 ohm पहला, दूसरा एंड 6 ohm। तो पावर का जो आप फॉर्मूला पढ़े, पावर इज इक्वल टू, आपको क्या बताए, पावर का जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है आपको, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। इसे वीआईपी के नाम से भी आपको याद रखना है, वीआईपी है, पावर निकालेंगे तो, है ना, किसके पास पावर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के पास वीआईपी है, तो मान लो उसके पास पावर है, याद रखिएगा। तो पावर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जिसका पावर निकालना चाहते हैं उसी का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, उसी का करंट निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जैसे चलिए, तो सबसे पहले इसका करंट निकालने के लिए और वोल्टेज निकालने हमें क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन देना होगा, और लिखिए आर इक्विवेलेंट निकाला जाएगा। आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस सर्किट का। तो 4 ohm और 6 ohm, 4 ohm and the 6 ohm resistors are connected in series, as you can see, because the amount of current in 4 ohm is equal to the amount of current in 6 ohm, है ना? The amount of current passing through the 4 ohm will be equal to the, or the same amount of current will pass through the 6 ohm. So we can say the 4 ohm and the 6 ohm are in series combination. So for series combination, R जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो R1 प्लस R2, मतलब 4 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 10 ओम रेजिस्टेंस निकलेगा। अब तो I निकालना पड़ेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज कितना 100, रेजिस्टेंस कितना 10, कितना 10 एम्पियर करंट फ्लो किया, यहां से 10 एम्पियर, यहां से अरे 10 एम्पियर करंट फ्लो किया, हाई टू लो फ्लो। अब करंट निकल गया सभी का, अब सबको क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज। तो चलिए V अक्रॉस किसके, बोलो, तो V अक्रॉस निकालना चाह रहे हैं 4 ओम, तो V इक्वल टू I इनटू R, जिसका वोल्टेज निकालते हैं, याद है पिछले क्लासेस में हमने किया है, we have done these all things, we have find out these all things in the previous classes, right? Potential across each resistors, current across each resistors in the series and the parallel combination, in all type of combinations we have, है ना,
we have learned how to find the value of current and the amount across the each registers whether it is connected in series or in parallel। हमने पिछले क्लासेस में सभी चीजों को देखा था, सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है। हमने सभी तरीकों से सभी में करंट, सभी में पोटेंशियल निकालना सीखा है। तो हमारा कहना है कि आप जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हैं उसी के अक्रॉस करंट लिखना होगा और उसी का रेजिस्टेंस लिखना होगा। तो 4 ओम में करंट कितना जाएगा 10 और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, अच्छा मतलब 40 वोल्ट खाएगा ये। उसी प्रकार से वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम निकालो तो I इंटू आर, और ये कितना है करंट, तो इसमें 10 आ गया, इसमें 6, कितना 60 वोल्ट खाएगा। तो चलिए पावर निकाला जाए, क्या निकाला जाए पावर। ये उसी का है पावर नहीं, तो पावर अक्रॉस 4 ओम, तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, वोल्टेज जिसका पावर उसी का वोल्टेज और उसी का करंट निकालेंगे। तो चलो वोल्टेज कितना खाया ये 4 ओम वाला 40 वोल्ट और करंट कितना गया 10, मतलब ये 400 वोल्ट 400 वाट खाया, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल अक्रॉस किसका निकालना है 6 ओम, इसका है V इंटू आई, ये 60 गुने 10 खाएगा, ये कितना 600 वाट निकल गया पावर। कोई दिक्कत, चलिए तो पावर और बैटरी में निकाल लिया जाए। पावर ऑफ बैटरी इक्वल टू V इंटू आई। बैटरी का कितना पावर वोल्टेज है 100 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी से कितना अमाउंट ऑफ करंट निकला है 10, तो कितना हो जाएगा 1000 वाट। तो देखिए दोनों का सम का बराबर, तो हम कह सकते हैं कि जो बैटरी की जो पावर होती है वो होता है P1 प्लस P2 प्लस, ये सभी के बराबर है इन बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल, ये सभी में अप्लाई होगा। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, नहीं किसके इक्वल देखो, नहीं है 400 प्लस 600 1000 है, वेरीफाई हो रहा है बोथ फॉर सीरीज एंड पैरेलल। वहां भी चेक कर लेंगे, सही आएगा। तो आप देखिए कैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस प्रकार से हमने क्या निकाल दिया, वोल्टेज निकाला, करंट निकाला और पोटेंशियल ये पावर निकालना। लेकिन सवाल हमारा ये है कि सर आप पावर इक्वल टू V इंटू आई लगा रहे हो, फिर V तो आप निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो V I इंटू आर से, तो क्यों ना इसी V की जगह पे I इंटू आर पुट कर दिया जाए, तो सही बात है। तो हम अब इसी क्वेश्चन को दो तरीका से बनाने जा रहे हैं। तो पावर आप समझे, जिसका पावर निकालना उसी का वोल्टेज उसी करंट निकालना। यदि दूसरा तरीका, इफ डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज, डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, और वोल्टेज कैसे निकालते हो I इंटू आर करके इंटू आई करेंगे, तो पावर हो जाएगा I स्क्वायर आर। चलिए चेक करें, चेक करते हैं। पिछला वाला जो सर्किट दे रखा था ये 4 ओम था और ये 6 ओम था, और कितनी वोल्ट थी, ये थी 100 वोल्ट। तो इसमें करंट कितना निकला था याद है, इसमें जो करंट निकला था वो था 10 एम्पियर। तो निकालिए 4 पावर ऑफ 4 ओम का, तो I स्क्वायर इंटू आर दैट इज 110 का स्क्वायर इंटू 400 वाट आ गया। आगे देखिए पहले जैसा। तो हमारा यही कहना है कि आप किसी तरह से निकाल लीजिए, देखो 600 वाट आ गया। मतलब क्या समझे, मतलब हमारा यही समझना है कि पावर का जो मेन फॉर्मूला है वीआईपी से आएगा, उसके बाद सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा आंसर। सीरीज में लगा सीरीज में लगाइए, पैरेलल में तो पैरेलल में, लेकिन मेन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, यही है। और इसी फॉर्मूला से हमने इस पर निकाला है। अरे बस समय तो इससे बनाई चाहे इससे बनाई, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर सेम आ रहा है। हमारा सुविधा इसमें यह हुआ कि हमें वोल्टेज नहीं निकालना पड़ा, और इसीलिए जब सीरीज में हो तो वोल्टेज को गायब कर देंगे और वोल्टेज जगह पे I इंटू आर कर दिया। जब पैरेलल में हो तो पैरेलल में सभी का करंट नहीं पता होता, सभी का वोल्टेज पता होता है, पोटेंशियल पता होता है। अरे बस तो वहां पे करंट को पोटेंशियल में चेंज कर देंगे। लेट्स सी,
जैसे दूसरा, इफ डिवाइस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, चलो तो पैरेलल चेक कर ले, 1 2 ऐसे कर लो, और इसे हम मान लेते हैं 4 ओम, या ऐसे मान लो, हाँ ठीक है 4 ओम मान लो, और इसको 2 ओम मान लेते हैं, और वोल्टेज दे रहे हैं कितना ओम बताओ, 20 वोल्ट। तो पावर का जो फॉर्मूला, हम पावर निकालना चाहते हैं, तो पावर का जो फॉर्मूला है सर V इंटू आई, हाँ सही बात, लेकिन आपको करंट सबका मालूम है नहीं, तो करंट भी निकालने का तरीका बताए थे, उसमें लगा दो V इंटू आई करके बना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। अरे बस समय आप उस प्रकार से बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो हम वैसे बना, देखो निकाल देते हैं। इसका वोल्टेज, सभी का वोल्टेज 20-20 है, क्योंकि सभी के सभी पैरेलल में। करंट निकालना है, अगर वोल्टेज वो मालूम है सभी का, इसका वोल्टेज है 20 वोल्ट, इसका भी वोल्टेज है 20 वोल्ट, करंट नहीं पता है तो करंट निकाल लो, करंट अक्रॉस 4 ओम, तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, 20/4 कितना 5 एम्पियर, और करंट अपॉन किसके 2 ओम, V अपॉन R ये कितना है 20/2, 10 एम्पियर करंट। तो पावर निकाल लो, पावर जो होगा 4 ओम का V इंटू आई, पोटेंशियल 20 वोल्ट और करंट 5, कितना वोल्ट, पावर 100 वाट। फिर 2 ओम का V इंटू आई लगाएंगे, वोल्टेज 20 और इसको 10, कितना 200 वाट का, कितने वाट का आया 200 वाट का। अरे बस समय, या फिर आप ऐसे निकाल लो, या फिर दूसरा तरीका था, अच्छा यहां भी चेक कर सकते हो आप, क्या चेक कर सकते हैं कि पावर ऑफ बैटरी कितना होगा, निकालो 200 प्लस 1 कितना होगा 300, या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं, याद है पावर ऑफ बैटरी 300 आना चाहिए सर, हाँ आएगा, दो कैसे आएगा, इसमें कितना करंट गया, आर इक्विवेलेंट निकाल लेना, इसमें कितना गया बताओ 5 एम्पियर, और इसमें कितना गया 10 एम्पियर, मतलब टोटल करंट कितना है 15 एम्पियर। है ना, था ना 10, यहां से 15 एम्पियर गया था ना, यहां 10 बचा, वहां गया 5, ये 5 गया तो 15 हो गया, तो पावर ऑफ बैटरी से निकाल लो, V इंटू आई, 20 गुने करंट कितना है 15, देखो ऐसे भी 300 आ गया वाट। तो किसी प्रकार से बनाइए, सेंसर सेम आने वाला है। दूसरा तरीका हमारा क्या कहना था कि सर अगर पैरेलल में तो P इक्वल टू V इंटू आई कर दो, सर क्यों निकालना है करंट, आप करंट कैसे निकालें V अपॉन R से, तो इसी जगह पे V अपॉन R पुट कर दिए, हाँ सर आगे तो V स्क्वायर बाय R, यही फॉर्मूला हो गया और देखिए, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इज अनदर फॉर्मूला। नाउ फाइंड आउट द पावर ऑफ 4 ओम, V स्क्वायर बाय R, V कितना है 20 का स्क्वायर HR, 20 का स्क्वायर 400/4, कितना आ गया 100 वाट आ गया। उसी प्रकार से आप 2 ओम का भी निकाल सकते हो। तो हमने समझा कि पावर का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग तरीका से हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो V इंटू आई की सभी जगह एप्लीकेबल है, या फिर आप सीरीज में करना चाहते हो सीरीज में कन्वर्ट कर दीजिए, सीरीज में पोटेंशियल नहीं दिया रहता इसलिए पोटेंशियल को करंट में चेंज कर दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पैरेलल में करंट नहीं दिया रहता इसलिए करंट को हमने वोल्टेज में पोटेंशियल में चेंज कर दिया, दिस इज द थिंग्स व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अरे बस समय, तो इस प्रकार से हमारे पास पावर का 3 फॉर्मूला हो गया, एक ही फॉर्मूला का 3 गो रूप देखने को मिला। कौन कौन सा, एक पढ़ा पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, VIP आदमी है ये, और इसी में V के जगह पर I इंटू R पुट कर दो तो हो जाता I स्क्वायर है, और इसी में I को गायब कर दो तो V स्क्वायर बाई, बस ये सारी चीज समझा हमने। तो पावर समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब और कुछ समझते हैं, क्या समझते हैं, ध्यान सुनिए, बल्ब का रेटिंग समझते हैं, बल्ब का रेटिंग, बल्ब रेटिंग, बल्ब रेटिंग समझ लो, रेटिंग ऑफ अ बल्ब क्या होता है सर,
बल्ब का रेटिंग क्या होता है? जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे एक बल्ब है या फिर कोई डिवाइस, बल्ब और डिवाइस, ये दिखा रखा है ऐसे करके, ये बल्ब है, इस पे लिखा रहेगा पता है क्या? इस पे लिखा रहे 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि यह बल्ब 100 वाट का पावर शो करेगा जब इसको 220 वोल्ट मिलेगा। कितना वोल्ट मिलेगा? 220 वोल्ट। आ रही बस में? तो यदि क्या कर हम इस बात को हम नोट कर लीजिए, हम हर हाल नोट, इफ bulb rating is given or device rating is given, find up resistance from them, find resistance using पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। हम इस बात को तुम हर हाल में याद रख लीजिएगा। सर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या कहा, ये कहा कि 220 वोल्ट यदि डिवाइस को दोगे तो 100 वाट का पावर शो करेगा, तो उसमें तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। बात समझ रहे? हमारा कहा गया कि सर चलिए हम इसको 220 वोल्ट दिए, पावर 100 वाट का दिया, तो उसमें रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस बराबर? तो रेजिस्टेंस वाला लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई पी। जैसे निकाल लो उसका रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? 220 गुने 220, और पावर कितना है? 100 वाट, तो हो गया 484 ओम। ये चेंज नहीं होने वाला है, ये चेंज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स हो गया। वो आप मैक्सिमम रही है मिनिमम, मतलब इतना वोल्ट मिले या नहीं मिले, वोल्ट में थोड़ी रेजिस्टेंस चेंज करेगा, वो तो फिक्स हो गया। इसलिए हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे उस बल्ब का। हो सकता है कभी इसका रेटिंग है ये, लेकिन हो सकता है 50 वोल्ट दिए और उसको, हो सकता है 100 वोल्ट मिला उसको, तो 100 वोल्ट मिलेगा तो उसमें उसका पावर 100 वाट थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा। 100 वाट पावर कब शो करेगा? जब उसको 220 वोल्ट मिलेगा। ये मैक्सिमम है, ये क्या होता है? मैक्सिमम आउटपुट है, मतलब इतना मिलेगा जितना शो करेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आया कि भैया अगर 200 रेटिंग ये है लेकिन 110 वोल्ट शो किए हैं, 110 वोल्ट कनेक्ट किए हैं 110 वोल्ट के अक्रॉस, तो भैया बताइए इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, पावर से कितना होगा? तो पावर चेंज कर जाएगा। कैसे? पहले रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। आप रेजिस्टेंस एक बार निकाल लीजिए, चाहे कितना हो दे रखा है, उसमें उसी को आगे मान के बढ़ेंगे। आगे बस में अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा किसको, एनर्जी को। क्या समझेंगे? एनर्जी। इसको मिटा दें। चलिए, पावर आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, पावर है क्या, कैसे निकालेंगे हम, एनर्जी किसे कहते हैं। तो लिखा है, अब एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी सभी को बेसिक मालूम है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोग कि द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इन एज व्हाट? एनर्जी। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आप एनर्जी कहते हैं। तो खैर सही है, वो जो भी है आप लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। चलिए, तो एनर्जी को इससे निकालते आप समझिएगा। पावर पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू द वर्क डन बाय टाइम, और इसी को हम एनर्जी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एनर्जी हो गया पावर गुणे टाइम। बहुत बढ़िया, नहीं हो गया? तो एनर्जी का जो एसआई यूनिट हो गया वो पावर का एसआई यूनिट होता है गुणे टाइम का एसआई यूनिट। तो ये तो वाट हो गया और इनटू सेकंड हो गया। क्या हो गया? वाट इनटू, आप लिख लो, इसी को लिखते हैं हम लोग वाट इनटू सेकंड, और इसी को जूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम जूल कहते हैं। ये क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट। अब हम पढ़ रहे हैं कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट क्या है? जैसे एनर्जी जो है हम कॉमर्शियल ग्रुप में यूज कर रहे हैं। हमारे घर में एनर्जी देखो, फैन चल रहा है, लाइट जल रहा है, ये सारी एनर्जी है। तो ये सभी एनर्जी का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ।
आई बस मतलब ये सभी जो एनर्जी है सेल हो रहा है मार्केट में। तो ये इसकी जो पैमाना बहुत बड़ी पैमाना पे सेल हो रहा है। हमारे पास पावर ग्रिड आपके पास देखिएगा, आसपास पावर ग्रिड होगा, है ना। तो वहां से एनर्जी बहुत अमाउंट में निकल रहा है। तो वो एनर्जी वो कैसे मेजर करेंगे? अरे बस समय जब कोई वस्तु का अमाउंट बहुत बड़ी होती है तो हम उसमें बहुत एक टर्म, अलग से टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से कॉमर्शियल की जब बात करेंगे तो हम एनर्जी को जूल में नहीं मेजर करते हैं। कॉमर्शियल के रूप में हम एनर्जी को यूनिट में मेजर करते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का, वह यूनिट ही कहलाता है। आ रही बात समझ? मतलब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी, सॉरी, इज यूनिट। मतलब एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट है, कौन सा यूनिट? सीओ यूनिट। वो क्या होता है? यूनिट। क्या यूनिट कहते हैं किसको? समझते हैं? 1 यूनिट। अरे बस मतलब जो 1 यूनिट होता है एनर्जी, वो कहते हैं किसको? तो ऐसे समझिएगा, 1 यूनिट कहते हैं ऐसा निकालने के लिए समझ लो, छोड़ो नहीं लिखते हैं। यही का जो कॉमर्शियल यूनिट है वो होता है पावर इनटू टाइम। जो होता है ना पावर को हम किलो वाट में मेजर करते हैं और टाइम को आवर में। तो यूनिट का मतलब क्या होगा सर? अरबत को यूनिट का मतलब होगा कि आप डिवाइस का जो पावर है वो किलोवाट में मेजर करिए और टाइम को इसमें आवर में। मतलब हम कह सकते हैं वो डिफाइन यूनिट समझाइए, यूनिट किस वक्त समझा देंगे फिर से। डिफाइन यूनिट क्या होता है? तो कहेंगे 1 यूनिट इज द एनर्जी कंज्यूम बाय 1 किलोवाट डिवाइस इन 1 आवर। क्या समझा? हमको यह समझाना है, हमको यह समझना है कि यदि कोई 1000 वाट का या फिर 1 किलोवाट, बात बराबर है, 1000 वाट का या फिर 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटा तक यदि रन किया चला है तो वो 1 यूनिट का एनर्जी खाएगा। मतलब 1 यूनिट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट डिवाइस इन 1 आवर। 1 किलो का वाट डिवाइस 1 घंटा में जो एनर्जी का खपत करता है उसी एनर्जी को अपन हम यूनिट कहते हैं। आरे बस समय तो जब हम कॉमर्शियल की बात करें तो हम लोग एनर्जी को यूनिट में ही मेजर करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा डिवाइस का पावर होता है। मतलब 1000 वाट का डिवाइस के रेफरेंस में लेके चले हैं। अरे बस जैसे केजी होता है, मन और टन आता है ना, क्विंटल पड़े हो, उसी प्रकार से एनर्जी के लिए बहुत बड़ा एक यूनिट है, इसका हम यूनिट कह रहे हैं। अरे बस समय तो यूनिट समय में आ गया। अब और समझिए इसको, आप ऐसा समझ लो कि 1 यूनिट आप कहें किसको सर? 1 यूनिट कहा हमने 1 किलोवाट इंटू 1 आवर को। हम बहुत बढ़िया। तो 1 यूनिट में कितना वाट? 1000 वाट। और 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो व्हेन वी सॉल्व वी विल गॉट 36 इंटू 10 टू द पावर 5, 30 यहाँ 20 यहाँ, वाट इंटू सेकेंड। और वाट इज वाट इंटू सेकेंड, हमने बताया वाट इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो आपको 1 यूनिट समय आया किसको कहेंगे? जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक उसी प्रकार से 1 यूनिट में 36 लाख जूल होता है। यदि आप समझ लो ऐसे कि यदि आपका 1 यूनिट बिजली खपत हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी खपत हुआ है, इसका मतलब 36 लाख जूल खपत हुआ है। वो हैव कंज्यूम्ड 36 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी, विच इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी।
आ रही बात समझ? एनर्जी किसे कहते हैं? तो एनर्जी बराबर बताए थे पावर गुने टाइम, पावर गुने टाइम, पावर का यूनिट टाइम का, टाइम का यूनिट से पावर 10⁻² आया था। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग। एनर्जी कैसे निकालते हैं, कुछ और रूप पढ़ते हैं इसका। सब नोट्स बनाते चलना। चलिए तो हम लोग समझते हैं थोड़ा और, क्या समझेंगे। तो एनर्जी आपको पढ़ा है पावर गुने टाइम। तो पावर का तो बहुत सा फॉर्मूला है। यदि हम पावर की जगह पे क्या बोल दें, V इंटू आई, तो एनर्जी का V इंटू टी होगी। ले भी हो गया। जैसे पावर निकालना, पावर आप कैसे, तीन तरीका से निकाल रखे हैं, तीनों तरह से पुट कर दें। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई पुट किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनर्जी को हम ये भी कर सकते हैं, पावर को जगह लिखा गया आई स्क्वायर आर, तो अभी हो गया भी आई स्क्वायर आर टी। या फिर एनर्जी की जगह पे आप V स्क्वायर बाय आर गुने टी कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि पावर का तीन फॉर्मूला पढ़ा ना, P इक्वल V इंटू बाई, यहाँ P इक्वल टू लिख दिया आई स्क्वायर आर, और P का रखा V स्क्वायर बाई आर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पावर अलग अलग तरीका से आप निकाल सकते हैं और अलग अलग तरह से एनर्जी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा, समझो, कैलकुलेट रहे, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ईच डिवाइस। पहला हम दो क्वेश्चन कर लेंगे। मान लो कि 3 ओम है, ये 7 ओम है, और इसको हमने मान लिया है 50 वोल्ट है बैटरी। चलिए तो हम पहले एनर्जी, कैसे एनर्जी होता है पावर गुने टाइम। तो क्या करना है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ईच डिवाइस इफ 5 hours is working per day। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ मंथली एनर्जी, ऐसे निकाल सकते हैं, मंथली एनर्जी कंज्यूम। कैलकुलेट मंथली एनर्जी कंज्यूम लिख दो। यहां पे हमारा क्वेश्चन ये है कि भैया हर एक जो डिवाइस है वो एक महीना में कितना एनर्जी खपत होगा, जबकि सभी के सभी 5 घंटा काम कर रहा है पर डे। तो ये छोड़ दें, तो 5 आवर कर दो ना बस, मंथली नहीं निकाल, एनर्जी कंज्यूम बाय ईच डिवाइस इन 5 आवर, खत्म कहानी, इजी कर दो। और इजी कर लिया, 5 घंटे में कितना एनर्जी खपत करेगा, चल देखते हैं। तो टाइम दे दिया, पावर निकालो। पावर निकालने के लिए बता रखे हैं, सीरीज में है, सब किसमें है, तो सीरीज में। तो पावर का फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर। करंट निकाल लोगे, करंट कैसे निकलेगा, V अपॉन आर से। वोल्टेज कितना है 50 है, और करंट सीरीज में तो 7 और 3 10, 5 एम्पियर। तो पुट कर दो, 5 का स्क्वायर गुने आर कितना है, 3 ओम निकालना चाहते हैं, तो 25 3 75 वाट। तो निकाल दो 75 गुने टाइम कितना लगेगा 5, कितना हो जाएगा 25 75 237 हो गया, इतना इन जूल हो गया। सही क्या गलत क्या? सर गलत किए सर, आवर दे रखा है, इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 3600 से गुना करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। तो पावर देख रखा है 37 वाट गुने टाइम है 5 आवर। 5 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से, कितना से 3600, तब ना सेकंड आ जाएगा। अब इसको करोगे तो करना होगा 375 गुने 36 गुने 1000 कर लो, यही आपका हमारा जूल में आंसर आएगा। यदि आप पावर निकालना चाहते हैं तो किसका, 7 ओम का, 7 ओम का एनर्जी, पावर गुने टाइम करो इसको भी, और इसका पावर निकाल लो आई स्क्वायर आर से। कितना गया, 5 का स्क्वायर गुने रेजिस्टेंस कितना है 7, 25 गुने 7 175। तो 175 गुने टाइम 36 गुने 100 करो, 3600, ये भी निकल गया जूल में। आ रही बस हमें कोई दिक्कत? वैसे ही अगर पैरेलल रहता तो पैरेलल में निकाल लेते हम लोग, लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं, क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग हम दे रहे हैं आपको। मान लिया जाए, ऐसे समझो, थोड़ा सा हट के दे रहे हैं क्वेश्चन, तो समझ में आ रहा कैसे पावर निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। पावर गुने टाइम कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए।
अगर आप चाहते हैं तो हम एक पैरेलल का कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो चलो पैरेलल में लेते हैं क्वेश्चन एक। मान लीजिए सर ये 4 ओम का है और ये ले लो अभी 8 ओम का, और हम ये ले लेते हैं 80 वोल्ट। तो फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ईच रेजिस्टर्स इन सिंगल डे, इन वन डे, एक डे में, एक दिन में कितना बिजली खपत करेगा। चलिए, तो पावर एनर्जी बराबर पावर गुने टाइम। पावर को निकालने के लिए हम निकालना चाहते हैं वी स्क्वायर बाई आर से, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। बहुत बढ़िया। पोटेंशियल सभी का 80 वोल्ट है, तो 80 गुने 80। आप निकालना चाहते हैं 4 ओम में, तो भाई 4 ओम लिखिए इधर। तो काटोगे तो 20 और दूनी 1600। ये 1600 वाट है, तो लिख सकते हैं 1.6 किलोवाट। 1000 से भाग देंगे जी, तो 1000 से जब भाग दोगे तो 1.6 किलोवाट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो 1.6 किलोवाट हो गया। और एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो देखो 1.6 गुने 24 और किलोवाट इंटू आवर यूनिट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। आ रही बात समझ में? मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, कितना 4 ओम का है, एनर्जी निकालना चाह रहे हैं 8 ओम का, तो फिर से पावर गुने टाइम। तो पावर निकालिए किसका? 8 ओम का, तो उसका वी स्क्वायर बाई आर। तो भी 80 गुने 80 बटा कितना पढ़ना होगा हमें? आर कितना? 8। ये 800। 800 वाट को हम क्या लिख सकते हैं? 0.8 किलोवाट। तो लीजिए 0.8 गुने 24, नहीं कितना हो जाएगा? 19.2 यूनिट हो जाएगा। ये आवर में हो गया, ये किलोवाट में हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम निकाल ले रहे हैं। कहीं कहीं रहता है भैया टोटल कॉस्ट निकालिए, रेट दिया हुआ है तो रेट भी निकल रहा है, कैसे? वो भी क्वेश्चन नहीं दे रहे। यही क्वेश्चन में अगर रहता कि बताइए कि एक मंथ में कितना बिजली बिल खपत करेगा, या फिर एक दिन का बिजली बिल कितना होगा, तो थोड़ा सा मिटाने के लिए जरूरत है पानी का। समझिए कितना ये बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कितना आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालेंगे भैया? इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है क्या, वो दे रखे है जैसे कि 5 रुपए किलो है, तो 1 रुपए का 1 किलो का दाम 5 रुपए, उसी प्रकार से रहता है वो, उसको लिख दे रहे हैं हम आपको। तो आसान है। ऐसे में रहते हैं इफ rate of electricity bill is ₹5 per unit, find cost, find monthly cost, या फिर find cost of it। एक दिन का खर्च निकालिए। तो रेट कैसे निकालिएगा सर? तो कॉस्ट पड़ जाएगा टोटल एनर्जी इनटू टाइम, या फिर रेट। कितना टोटल एनर्जी खपत हुआ, इसको जोड़िए, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दिए। या आरी बस में जैसे मान लिया जाए कि अगर इसको गुना करें कुछ आएगा, जो भी आया आपका है ना, सो गुना करने के बाद कुछ आएगा, या अगर 38 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, देखो 38.4 आ जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहां निकाल लो। 4 और 2 6, और ये हो जाएगा 8 9 17, 3 1 4 57.6 यूनिट। तो देख लेना, तो 57.6 से गुने 5 से गुना करना, ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा, उतना बिजली बिल खपत होगा। टोटल है। अगर आप इसका निकालना चाहते हैं, हमारे पास एक ही डिवाइस है, एक डिवाइस कैसे निकालेंगे? एक का डिवाइस का एनर्जी लिखेंगे, गुना टाइम लिखेंगे उसका। तो हमारा उम्मीद से आपको समझ में आना चाहिए कैसे एनर्जी निकाला जाए, कैसे पावर निकाला जाएगा।
आरी बात सामने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आरी बस में। तो चलिए आगे कैसे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझिए ध्यान से। ये कौन दिए थे? जूल्स। इसको जूल साहब दिए थे, जिनके नाम पे एसाइनमेंट पड़ा है एनर्जी का। जूल साहब का कहना है, चलिए तो उनको कहना क्या कहना है कि मान लीजिए कि वायर है, ठीक है, मान लेना, मानने में कि हम लोग तो मैथ का स्टूडेंट हैं, हम लोग सब कुछ को एक्स ही मानते हैं, उस एक्स को नहीं जो मटेरियल है हमने एक्स माना। कोई एक वायर है, इसको हम मान लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ है। तो जब करंट फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो करता है, मतलब अगर करंट अगर बह रहा है, करंट है उसमें, तो क्यों फ्लो ऑफ चार्ज के कारण आ रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो कहना यह है कि जब करंट फ्लो करता है ना तो हीट प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है उस बात को समझते हैं। वो होता इसलिए है कि जब करंट फ्लो करता है, मतलब चार्ज जब फ्लो किया, तो फ्लो के ड्यूरेशन में कोलिजन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। आप ऐसे समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लो ये ऐसे फ्लो कर रहे हैं, सपोज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों ऐसे थोड़ी दूरी पे जाएगा, ये दोनों के बीच में कोलिजन होता है, या फिर ये दोनों के बीच में कोलिजन हो, टकरा के आगे बढ़ रहा है, बढ़ा आगे, या फिर ये दोनों में कोलिजन हो, आगे बढ़ रहा है, घर्षण होकर बढ़ रहा है। कोई फ्रीली तो है नहीं कि भैया सेपरेट हो एकदम फ्लो करेगा, नहीं ना, नहीं हो सकता। तो हमारा ये कहना है कि जब चार्ज पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होते हैं, और उन्हीं कोलिजन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अरे बस में तो इस बात को मेंशन कर दिया, लिखा जाए कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट, collision between the electrons, due to collision between the electrons, between the electrons, heat is released, it is, या फिर लिखो energy released in form of heat, in form of heat, मतलब जो एनर्जी वो किसके रूप में निकला है? हीट के रूप में निकला। आ रही बात समझ में? मतलब जब किसी वायर, मान लो वायर है, जिस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा? क्या उसके दूसरे से कोई कोलिजन नहीं होगा? सर याद है कंडक्टर में वी हैव टॉक्ड इन द कंडक्टर दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स हीट इंक्रीजेस। आ रही बस में? तो हमारा यही कहना है कि जब करंट फ्लो करता है, तो करंट जब फ्लो किया तो क्या हुआ? कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और उसी कोलिजन के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ? हीट प्रोड्यूस हुआ। चलिए तब आगे पढ़ते हैं। तो आप ये समझो कि जिस डिवाइस में या जिस रजिस्टर्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब कोलिजन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कारण होता है कोलिजन, समझिएगा आपको। अरे बस में तो जिस वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हाँ सर, क्योंकि मान लीजिए कि आप समझिए कि ये देखिए, ये दो सरफेस ऐसे
ये समझिए एक इलेक्ट्रॉन है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पार होंगे ना तो घर्षण कर रहे हैं, ऐसे रगड़ के पार हुआ, तो रगड़ने से क्या हो रहा है, रबिंग करने से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस। तो अगर मेरा हाथ चिकना रहे, चिकना गोल है ना, मलाई जैसे चिकना रहे, तो अगर ये चिकनाहट रहता तो फ्रिक्शन कम होता और हीट कम प्रोड्यूस होता। हाँ सर, तो वही कहना चाह रहे हैं कि वायर में फ्रिक्शन कौन है, रेजिस्टेंस। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से पास होता है, जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं आपस में, तो फ्रिक्शन का काम करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो एनर्जी खा रहा है हमारा। तो जिसमें जितना ज्यादा कोलिजन होगा उसमें उतना ही ज्यादा हीट होगा। सबसे ज्यादा कोलिजन किसमें होगा, सबसे ज्यादा घर्षण किसमें होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रगड़ाहट ज्यादा किसमें होगा, जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ऐसे समझिए। जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन उसमें ज्यादा रगड़ाहट, उसमें रबिंग होगा, उसमें हीट उतना ही प्रोड्यूस होगा। उसी प्रकार से जिसमें जितना रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा कोलिजन और उतना ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। आ रही बस में। तो अगर कोई वायर हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब उस वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है। अरे बस में, और वो वायर खराब है, आप समझिए इस बात से। तो हम हीट किसी वायर में, हीट है ना, हीट रिलीज्ड इन एनी डिवाइस कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी यूजिंग फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला करके यूज नहीं कर सकते, मतलब हीट बराबर ही एनर्जी है, और हीट क्या कहता है, पावर गुने टाइम। तो हीट बाहर निकाल लेना ऐसे करके। पावर क्या बोलते हैं, पावर को भी इंटू है, तो हीट बराबर हीट याद रखो, या फिर हीट बराबर एनर्जी का बताते आई स्क्वायर आर टी, ये भी होगा सही, या फिर हीट बराबर वी स्क्वायर बाई आर टी। सर सभी फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि सर हीट क्या है, एनर्जी ही तो है, और एनर्जी का निकालने का तरीका है, तो सभी हीट निकाल सकते हैं। जिसमें हीट निकालना है उसका पावर, उसमें टाइम। आ रही बात समझ में। तो हीट कैसे निकाला जा सकता है डिवाइस में। अच्छा, इसका यूज भी, इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अगर ये नुकसान करता तो नहीं, बढ़िया हमारे लिए कहीं कहीं काम होता है। जैसे समझो जो फिलामेंट बल्ब है, उस फिलामेंट बल्ब पहले हीट होता तभी तो ग्लो करता है। अच्छा, आयरन, जो आयरन हमारे पास आयरन, वो आयरन इलेक्ट्रिक कंप्लीट करवाए, मतलब उसमें जब बोर्ड में इसको आप प्लग इन किया, प्लग इन करने के बाद करंट फ्लो हुआ, हीट हुआ। क्यों हीट हुआ सर, क्योंकि उस आयरन में रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, कोलिजन ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो आप ये समझ लो। ऐसा समझ लीजिए आप कि एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला कौन कौन सा, आप हीटर समझो, हीटर। दूसरा फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट बल्ब। तीसरा आयरन। चौथा इलेक्ट्रिक रॉड, एटी से कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, इसको बोल रहे हैं फ्यूज। होता क्या, ध्यान सुनिएगा। हीटर जानते हो आप, हीटर जिसपे खाना बनता है, वो इस प्रकार से होता है। और इस हीटर के इस साइड देखिएगा ऐसे ऐसे रॉड रहता है। कुछ इस प्रकार से ये हीटर है। और ये जो रहता है ना, ये नाइक्रोम वायर होता है। क्या होता है, नाइक्रोम का वायर हीटर में। नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस वो बहुत हाई है, और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है। अब होता क्या कि जैसे इसका अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि ग्लो करने लगता है। मतलब हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी में। तो पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ,
हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी में। तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण कोलिजन इतना कोलिजन होता है कि पूरा एनर्जी लगभग ऑलमोस्ट एनर्जी किस फॉर्म में फ्लो कर जा रहा है, हीट के फॉर्म में निकल जा रहा है, और हीट से फिर क्या लाइट दे रहा है। अब तो सर जब हीट हो रहा तो पिघल नहीं रहा है सर, क्यों नहीं पिघल रहा है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। इसी प्रकार से ये जो फिलामेंट बल्ब है, बल्ब की बात है, जो बल्ब की फिलामेंट है, ये बल्ब है, इसका जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बनता है, टंगस्टन। तो इसका भी जो है रेजिस्टेंस है बहुत हाई है, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। ये लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस है, 3300 डिग्री सेल्सियस। आरबीएसएम कहां कहां यूज कर रहे हैं, इन सभी वायर का इतना अच्छा रेजिस्टेंस, इतना काफी ज्यादा रेजिस्टेंस, इतना ज्यादा है कि जब करंट फ्लो करता है तो उस करंट का जो एनर्जी है पूरा का पूरा हीट में बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा था। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से कोलिजन ज्यादा हुआ, मतलब एनर्जी बर्बाद ज्यादा हो रहा है, और उस एनर्जी के कारण ये रॉड, जो भी मेटल्स है, जो भी डिवाइस है, ये सभी हीट होता है, और हीट होने के बाद हम इसको यूज कर रहे हैं एज ए कुकिंग में यूज कर रहे हैं, इसको खाना बनाने में हम लोग इसको लाइट के रूप में यूज कर रहे हैं। आने में समय तो रेजिस्टेंस हाई होने के कारण हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पिघल नहीं पाता। इन सभी में यही कंसेप्ट का यूज होता है, इलेक्ट्रिक रॉड में यही होता है, रेजिस्टेंस हाई होने के कारण हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और फिर इन लोग हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो फिर और इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, पिघलता नहीं है। और इस बात को आप समझिएगा, जितने भी जो भी डिवाइस हैं, सभी का डिवाइस हटा दें, मिटा रहे हैं इसको। इन लोग अगर रेजिस्टेंस की ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस में ज्यादा है, तो अगर हम इन लोग को सीरीज में लगा दें, इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, समझ लो कि यहां पे एक नॉर्मल सा बल्ब लगा है और यहां पे हीटर लगा है, तो पता ना हीटर का ज्यादा रेजिस्टेंस हो इसे कंपेयर में होता है, नाइक्रोम वायर का इससे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है वो वोल्टेज ज्यादा खाएगा, नहीं खाया, याद है। तो इसीलिए जो भी हीटर हो गया, मोटर हो गया, जो भी आयरन हो गया, इन सभी डिवाइस में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये वोल्टेज ज्यादा खाता है, याद है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए वोल्टेज ज्यादा खाएगा, और इसलिए इन सभी डिवाइस को अभी टच करोगे या फिर इन डिवाइस से अगर आपको करंट लगेगा तो वो करंट बहुत झटका कसक देता है। क्यों झटका देता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये वोल्टेज ज्यादा खा रहा था, और इसके पास वोल्टेज ज्यादा है, तो इसलिए आपको जब लगेगा, शॉक लगेगा, तो बहुत कस शॉक लगेगा, क्योंकि इन लोग वोल्टेज ज्यादा खा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा था। अब इन्हीं में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है फ्यूज, और फ्यूज पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्या पढ़ते हैं, थोड़ा फ्यूज। आज पूरा ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा, नहीं। फ्यूज समझिए, फ्यूज को कहा, फ्यूज है क्या, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये इलेक्ट्रिक सर्किट मान लो, और यहां पे हम एक फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज किसको कहते हैं, फ्यूज वायर, वायरिंग होता है, क्या होता है, ये वायरिंग होता है। अब समझिएगा फ्यूज वायर, ये क्या होता है, इट इज अ वायर हैविंग हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये वायर, फ्यूज का काम क्या है, इट्स वर्क इज टू, क्या करना, कीप द डिवाइस सेफ by breaking itself in case of, है ना, हाई करंट।
तो फ्यूज का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या है कि किसी भी डिवाइस में कनेक्ट होता है सीरीज में। किसमें कनेक्ट करना है हमको, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, रीजन क्या है। अब इसका काम क्या है, काम ये कि सभी डिवाइस को बचाए कैसे, अपने आप को तोड़ लेगा। जब करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये तोड़ लेता है, कैसे तोड़ेगा वो समझते हैं। और जब यहां से करंट टूट जाएगा तो करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, तो हमारा जो भी डिवाइस वो बच गया। समझ बात को, तो आप समझिए कि काम कैसे करता है वो थोड़ा समझ लो। आप ये समझो बाबू कि जो ये वायर है ना, ये वाला, ये जो फ्यूज हम बोल रहे हैं, फ्यूज है ना, ये जो फ्यूज वायर है इसकी रेजिस्टेंस जो होती है, देखिएगा ये हाई करते हैं। क्यों, रेजिस्टेंस हाई होने के कारण हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और हीट ज्यादा होगा लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब टूट गया ये डिवाइस, यहां से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, तो ये डिवाइस हमारा बच गया। जब करंट की वैल्यू ज्यादा हो, जैसे हीट होता ना, I²RT एनर्जी बराबर, रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट ज्यादा हो गया तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो अपने आप को तोड़ लिया। अगर रेजिस्टेंस कम रहता, हीट ज्यादा होता, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहे, तो ये कभी तोड़ पाता अपने आप नहीं। और जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो उड़ जाएगा डिवाइस। तो इसीलिए हमारा कहना है कि जो रेजिस्टेंस होगा फ्यूज वायर का वो ज्यादा होगा, और इसीलिए याद है आपको रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए। तो जो फ्यूज वायर है इस थिन होता है टू इंक्रीज रेजिस्टेंस। जो फ्यूज वायर है ना, फ्यूज वायर जो बहुत पतला सा होगा, ये वायर अगर मोटा है, ध्यान सुनिए, समझ में आ रहा है, अगर वायर मोटा है ना हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के वायर से इसका जो एरिया होना चाहिए वो कम होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट सर हाई रेजिस्टेंस किससे ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, किससे, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के वायर से, इन सभी का। अरे बस मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए इन सभी से। अब इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, क्या है, तो एरिया कम कर दीजिए। अब एरिया कम कर देंगे मतलब इन सभी का थिकनेस से ये वाला थिकनेस कम होनी चाहिए। अरे बस में जो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो वायर है उसका से फ्यूज की वायर की जो थिकनेस है मोटा, वो थोड़ा कम मोटा हो, कम मोटा होने से उसकी एरिया कम गई और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो करंट जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा हीट करके, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका कम है, तुरंत पिघल जाएगा और इस प्रकार से हमारा डिवाइस सब बच जाएगा। अगर तुम क्या करो, इसको नाइक्रोम वायर से जोड़ दो फ्यूज में, तो नाइक्रोम वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मतलब इससे पिघलवे नहीं करेगा, और नहीं पिघलेगा तो सभी डिवाइस उड़ जाएगा इधर, इनसे पहले इन्हीं लोग तो उड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए वो हमेशा कम होनी चाहिए हर हाल में, इस बात को ध्यान रखना हमको, इन सभी से पहले वो टूटना चाहिए। अरे बस समय, चलिए तो फ्यूज समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं, क्या, एक डोमेस्टिक सर्किट होता है, तो आपको कुछ और सब नहीं पढ़ना है, लास्ट था आपको याद दिवा दे सिर्फ आपको, हम सिर्फ यही चीज कि डोमेस्टिक सर्किट में इसमें डोमेस्टिक सर्किट में जो भी डिवाइसेस होते हैं, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ईच डिवाइस गॉट वोल्टेज इक्वल वोल्टेज, कितना का, 220 वोल्ट का। हमारे घर में जो भी डिवाइस काम करते हैं वो सभी को सभी पैरेलल में आ जाता है, क्यों,
क्योंकि पैरेलल में लगाने से क्या है, क्योंकि सभी को सभी क्या मिले, इक्वल वोल्टेज मिले, और इक्वल वोल्टेज मिलेगा तो सभी को पावर इक्वल मिलेगा। आ रही बात समझ में, मतलब सभी अपना वर्क पूरा करेगा, अच्छी तरह से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप समझते हैं आगे। एक चीज और होता है, इसमें नहीं पढ़ना है, डोमेस्टिक आर्क नहीं पढ़ना। डोमेस्टिक में याद रखिएगा कि सभी के सभी 220 वोल्ट पे काम करते हैं। हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आते हैं लगभग 99% जो 220 वोल्ट पे काम करता है, और सभी के सभी इसलिए पैरेलल में ऐड किया जाता है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर से हमारे पास जो करंट आती है हमारे घर में वो 220 वोल्ट पे आती है, और उसी के अकॉर्डिंग सभी डिवाइस बनकर आता है कि 220 वोल्ट पे वर्क केबल होता है, हम लोग काम करने को होता है। एक होता है, एक और पढ़ लो, करंट होता है, एक एसी होता है, एक डीसी होता है। इसका फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। इसमें अल्टरनेट करंट में जो है इलेक्ट्रॉन जहां तहां एक जैसा डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, जहां तहां फ्लो करता है। अरे बस मतलब इसका डायरेक्शन जो ऐसे लिख लो, डायरेक्शन ऑफ एसी इज नॉट कांस्टेंट, और इसका डायरेक्शन ऑफ डीसी इज कांस्टेंट। मतलब ये लगातार फ्लो नहीं करता, जबकि लगातार फ्लो करता है। दूसरी बात, इट कैन नॉट स्टोर, इट कैन नॉट बी स्टोर, इसको हम जमा नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन स्टोर, इट कैन बी स्टोर, इसको हम स्टोर करते हैं बैटरी के फॉर्म में। याद है बैटरी, देखो इसका इट्स वोल्टेज आल्सो नॉट इक्वल, जब करंट का डायरेक्शन सेम नहीं है, करंट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तो करंट की वैल्यू अगर सेम नहीं, देखो एमीटर में बढ़ते बढ़ते रहता है, तो इसकी वैल्यू, और जबकि आप कभी भी डीसी में लगाना, डीसी में वोल्टेज हमेशा मेंटेन रहता है, मतलब बैटरी से जो वोल्टेज रहेगा सबके वोल्टेज फिक्स रहेगा। और इसका क्या, इट कैन नॉट बी स्टोर, इट्स वोल्टेज इज फ्लेक्सिबल, इट्स वोल्टेज इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वोल्टेज फ्लो करता है इससे, है ना। इसको कर सकते हैं, इसका वोल्टेज कैसे मेंटेन होता है, एसी वोल्टेज इज मेंटेन बाय, इज मेंटेन्ड बाय किससे, स्टेपलाइजर। स्टेपलाइजर नाम सुने हो कभी, देखे हो कि बैटरी में स्टेपलाइजर लगता नहीं है, मेंस सर्किट में लगता है, जो मेंस आता है रिवर्स में मेन सर्किट में आता है, वो दिक्कत, तो मेन सर्किट में आता है इन लोग। इसका अब एसीडीएस में आ गया, इसको स्टोर कर, इसको नहीं कर सकते, इसका डायरेक्शन कांस्टेंट इसका नहीं होता है, इसको स्टोर कर सकते हैं बैटरी में, जबकि इसको नहीं कर सकते हैं। याद है, इसी को इसमें स्टोर करने के लिए हम लाते हैं कि इन्वर्टर, नाम सुना इन्वर्टर का। इन्वर्टर क्या काम है, वो एसी को कन्वर्ट कर रहा है डीसी में, इसे नाम है इन्वर्टर ऑफ डीसी। एसी में भी कर सकता है, उसका अलग डिवाइस होता है। तो आप ये सारी चीज समझे, कोई दिक्कत, एसी और डीसी। डोमेस्टिक सर्किट में हम थोड़ा सा एक चीज और समझाना चाह रहे हैं आपको, वो क्या समझ रहे हैं, डोमेस्टिक सर्किट में थोड़ा सा और समझ लो, इसको मिटा दे, उसके बाद और थोड़ा सा लिख लीजिएगा। डोमेस्टिक सर्किट में थ्री वायर्स होते हैं, कितने वायर होते हैं, 3 वायर। कौन कौन सा, पहला एक रेड होगा जिसको हम मेंस बोलते हैं, और एक मान लो, अरे ये ब्लैक है, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, या फिर निगेटिव वायर बोलो। और एक ग्रीन होता है, कैसा होता है, ग्रीन होता है, जिसका काम नेगेटिव उसमें होता है। क्या समझिए ध्यान से, कैसे कनेक्टेड होता है, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक आयरन है, समझ लो है ना जी, ये आयरन है, और इस आयरन से 3 वायर निकलेंगे। कितने वायर निकलेंगे, 3 वायर। कैसे समझिएगा, हम ऐसे ही दिखा दें, एक वायर, 2 वायर, और एक 3 वायर। और ये मान लो कि हमारा एक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है,
और इलेक्ट्रिक बोर्ड में 3 डॉट होता है 3 जगह। देखिए ऐसे कैसे रहेगा, एक ये, एक अब ऐसे में लो नीचे ड्रा करते हैं, ऐसे में एक ये 2 और ऐसे 3 इलेक्ट्रिक बोर्ड है इसमें 3 सर्किट। अरे बस में ये जो 2 है ना, ये 2 कनेक्ट रहेगा, इसमें जाएगा ई रहेगा एक ऐसे कनेक्टेड और एक रहेगा एक ऐसे, इसे कनेक्टेड है किससे, ये मेंस से रहेगा, मेन सप्लाई है। और जो अरे ग्रीन मान लो, ये अर्थिंग इसको हम बोलते हैं, ये कौन सी वायर है, अर्थिंग है ना। आपका ब्लैक आना चाहिए था, ये ब्लैक दे दो, अब इसको थोड़ा सा कलर का थोड़ा, हाँ। और ये जो है ना, ये वाला कनेक्टेड है, ये जो कनेक्टेड होगा ये होगा अर्थ से, इसको हम अर्थिंग बोल रहे हैं। समझिए कैसे कैसे तीनों काम करते हैं, आपको समझा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये आप देखिए डोमेस्टिक सर्किट में 3 वायर होता है, एक होगा ब्लैक, एक होगा ग्रीन होगा और एक होगा रेड, 3 कलर के वायर। तीनों काम कैसे करता है ध्यान सुनिएगा। ये जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ठीक है, ये इसका मेटल का बॉडी है, हाँ ठीक है। तो हो सकता क्या है कि जिस वायर से इसमें करंट जो सप्लाई होगा, आप इसको इसमें कनेक्ट करते हैं, है ना। जो अर्थिंग वाला है वो अर्थिंग वाला इसमें जाएगा, अर्थिंग किसमें दिखा रखे हैं, अर्थिंग वाला इसमें जाएगा, ऐसे में ना सब इसमें कनेक्ट होता है, दोनों इसमें जाता है, कनेक्ट होता है। तो जो ग्रीन वाला वायर है, ग्रीन वाला अर्थिंग से कनेक्ट होता है, जबकि ब्लैक और रेड वाला, ब्लैक और रेड से करंट आता है, किससे आता है, ये दोनों से करंट जा रहा है। देखो ये दोनों से करंट क्या कर रहा है ना। थोड़ा सा इसको कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं हम ब्लैक वायर दिखा रखे नेगेटिव को, तो ब्लैक वायर यहां दिखाना पड़ेगा, अर्थिंग को हम इससे दिखा रखे नहीं, तो हमको अर्थिंग ये दिखाना पड़ेगा, ये अर्थिंग है हमारा, इसे तो हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान दे देंगे क्या हम कर सकते हैं। ये अर्थिंग है, मान लो कि ऐसे रहेगा, हम उल्टा बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये अर्थिंग का काम करेगा, ठीक है। और बाकी जो 2 है, ये दोनों और ये मेन से इससे करंट आएगा, तो ये दोनों से करंट आया, और ये दोनों से करंट आने के बाद क्या होता है ध्यान सुनेंगे, थोड़ा सा मार्कर का दिक्कत है, अच्छा आप समझाने को उसके ध्यान सुनिएगा। होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक से मेन से कितना करंट आया, बाहर से 2 करंट आया, और रेड और ब्लैक में, रेड और ब्लैक जो इनकमिंग है, रेड और ब्लैक इनकमिंग करंट, कैसी करंट है, इनकमिंग। और ग्रीन वाला से आउट गोइंग करंट, ये क्या है सर, समझिएगा। होता क्या है, जब मेन से, ये मेन है, मेन से जब एक्सेस करंट फ्लो करता है, तो एक्सेस करंट यहां चला गया, तो इसके बॉडी पे भी करंट आ सकता है। तो जब इसके बॉडी पे जब करंट आता है ना, इसके बॉडी में जब करंट आता है, तो इसके बॉडी को एक्सेस करंट को क्या करता है, अर्थिंग करते हैं। तो क्या होता है ना कि इससे जो करंट दोनों आया, ये ग्रीन वायर से, ये ब्लू वाला जो दिखा रहे हैं, इससे करंट ओवरफ्लो करके ग्राउंड में चल जाता है, इसको अर्थिंग बोलते हैं। अरे बस समय अगर हमारे पास है प्लग, हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा 1 मिनट आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए हमारे पास देखिए रख रखे हैं, इसे क्या होता है देखिएगा, होता यही है कि ये दोनों से करंट आता है, उधर से करंट आया, मतलब इसमें आप जब अटैच करो किस चीज को, तो अटैच करने से क्या होगा कि ये दोनों से करंट निकल के जाएगा उसमें, लेकिन एक 3 प्लग होता है, 3 प्लग, उससे इसमें करंट जाता है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं होता, ये अर्थिंग वायर होता है। इसको आप टच करो तो करंट नहीं मारा, इसको टच मारो करंट मारा, क्यों, करंट इससे आता है, मेन करंट इससे आया, और जो एक्सेस करंट है वो इसमें फ्लो के इसमें चला गया, अर्थिंग में। इसलिए कहां से कनेक्ट होता है, ये अर्थिंग से कनेक्टेड होता है। तो वही हम कह रहे हैं आपको, देखिए इस प्रकार से ऐसे लगता है, इस प्रकार से लगने से क्या मतलब इसको,
इस पर मतलब है कि इस दोनों में करंट आएगा, मेन करंट इसमें, और मेन करंट से इस दोनों से वायर कनेक्ट होकर वायर ये आयरन हीटर चला, जो भी चला, और इसमें जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो करंट ग्रीन वायर से इसमें रिटर्न होगा, ये रिटर्निंग वायर ये है, और ये जाएगा अर्थिंग में। ये 3 तरह का वायर होता है। तो 3 तरह का वायर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो वायर होता है वो अर्थिंग वायर कहलाता है, जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को अंडरग्राउंड करता है। आ रही बात समझ में? तो यही है, तो आपको समझ में आना चाहिए डोमेस्टिक सर्किट में हम 3 तरह का वायर यूज करते हैं, एक रेड वायर, एक ब्लैक वायर, और एक अर्थिंग वायर जो ग्रीन कलर का होता है ना, जो ग्रीन वायर होता है। अब 3 तरह का करंट का मतलब समझिएगा क्या है, 2 से इनपुट आता है, 1 से आउटपुट जाता है, 2 से करंट आता है, मेंस करंट इसको बोलते हैं, ब्लैक और रेड है, और एक जो ग्रीन वायर है वो अर्थिंग होता है, जो एक्सेस करंट को क्या करता है, ग्राउंड करता है, इसको हम अर्थिंग के नाम से भी कहते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गई इतना चीजें। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो गया है, अब एक वन शॉट वीडियो आपको चला जाएगा और पूरा न्यूमेरिकल के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।